किसान इस देश के भीतर में जब आंदोलन कर रहे हैं तो यकीन जानिए इस देश के एग्रीकल्चर को भी उस पूंजी वाले हाथों में थमाने की तैयारी है जो इससे पहले एक एक कर 1947 के बाद से इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने जो भी इस देश को दिया उसको निजी हाथों में बेचने का काम इस दौर में सिर्फ वही काम हुआ है और दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। हम आपको सफर पर ले चलें, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए। पीएमओ के डॉक्यूमेंट्स को जब आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी कि हर तीसरे दिन प्रधानमंत्री इस देश में यात्रा पर निकलते रहे, हर तीसरे दिन। मई 2014 में नरेंद्र मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने और दिसंबर 2019 तक यानी लगभग 67 मंथ्स 67 महीनों में प्रधानमंत्री ने इस देश के भीतर में 630 यात्राएं की, यानी हर महीने लगभग 9.5 यात्राएं, यानी हर तीसरे दिन एक यात्रा वो कर रहे थे। आप कहेंगे यात्रा करने में क्या जाता है, तो हमें लगता है कि यात्रा करने में जाए या ना जाए, लेकिन कुछ बातों को समझिए। इस देश के भीतर में किसी भी राज्य में चुनाव हो, प्रधानमंत्री की मौजूदगी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार होती रही। रैलियों को संबोधित करते रहे, वो कोई भी राज्य हो सकता है। और जब लोकसभा का चुनाव था उसमें तो उन्होंने सेंचुरी मार दी जी। 101 यात्राएं की मार्च, अप्रैल, मई, इस 3 महीने में पिछले बरस। जब हम इस पीएमओ के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि जब उससे बिहार में चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री 4 बार रैली करने बिहार गए। इस दौर में महामारी थी, लॉकडाउन था, भूला जा सकता है उसे। हरियाणा में चुनाव थे तो 5 बार चुनाव रैली को संबोधित करने गए, उससे पहले माहौल बनाने के लिए 2 बार गए। महाराष्ट्र में चुनाव थे पिछले बरस, 5 बार गए, उससे पहले 4 बार गए। कभी किसी का उद्घाटन, कभी किसी चीज का ऐलान, इसके लिए 4 बार गए। ये सभी अनऑफिशियल यात्राएं थी, यानी सरकारी यात्राएं नहीं थी। ये प्रधानमंत्री चुनावी मानसिकता के साथ यात्रा कर रहे थे। झारखंड में उन्होंने 6 बार गए, 3 बार उससे पहले गए, जिससे एक माहौल बन जाए कि प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। इस फेरिस्त को जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में आएगा कि लोकसभा के चुनाव में मई के महीने में पिछले बरस प्रधानमंत्री ने 34 यात्राएं की सिर्फ चुनाव के लिए। अप्रैल के महीने में 59 यात्राएं की, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, असम, सभी जगहों पर गए। मार्च में 8 यात्राएं की। हम जब इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं और 2020 भी आता है तो 2020 में भी इस महीने दिसंबर के महीने में वो सिर्फ गुजरात गए हैं, जबकि पिछले महीने वो बनारस गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, तेलंगाना गए, राजस्थान गए और कमोवेश हर महीने इस रूप में वो घूमते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इस देश में चुनाव के जरिए राजनीतिक सत्ता अगर मिल जाए तो आप तानाशाह हो सकते हैं क्या? तानाशाह शब्द का इस्तेमाल इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इस देश के भीतर में क्या इस दौर में कोई भी ऐसा काम हुआ है जो करना चाहिए था सत्ता को? हमें लगता है अब आपको 1947 से यात्रा करते हुए 2020 तक आते हैं। अगर आप 1947 में इस देश की आज़ादी के बाद जब नेहरू की पहली कैबिनेट थी, जो नेशनल कैबिनेट थी, उस कैबिनेट को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नेपा, एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंज्यूमर गुड्स से जुड़ी हुई थी, मध्य प्रदेश उसका हेडक्वार्टर था, इसको पीएसयू के तौर पर पहला ऑर्गेनाइजेशन यही था इस देश के भीतर में, नेपा नाम का। ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंटरप्राइजेज में आता था और संयोग से उसके मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हिंदू महासभा से निकले, जो जनसंघ से जुड़े, जो सरकार के साथ खड़े थे, उन्होंने ही उस वक्त सबसे पहला काम किया कि पीएसयू को बनाया। मौजूदा वक्त में इस सरकार ने एक भी पब्लिक सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं किया है, उल्टे उसके डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में बढ़ गई है, जहां पर सिर्फ उसने बेचा है। तो देश में लोकतंत्र का मतलब क्या होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी चीजें थी उसको बेच रहे हैं? जब आप बेच किसे रहे हैं यह भी समझना चाहिए। जिस समय नेशनल गवर्नमेंट थी उस समय दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी थी। शनमुगम शेट्टी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके यहाँ के नौकरशाहों ने एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की कि इस देश में इंश्योरेंस कंपनी की क्या ज़रूरत है। और जिस ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी को 1948 में बनाया गया, आज की तारीख में सरकार उसे अब ख़त्म करने की स्थिति में है। ये तो संयोग है कि इस दौर में कुछ कंपनी बिक खरीदी नहीं जा पा रही हैं, लेकिन वह इंश्योरेंस कंपनी आज घाटे में चल रही है, इससे पहले कभी घाटे में नहीं थी।
दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी 1948 में बना। उस समय नरहार विष्णु गाडगिल मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड माइंस थे। उनकी भी रिपोर्ट को अगर पढ़िएगा तो वो बताते हैं कि देश को गढ़ने के लिए और इस देश में डेमोक्रेटिक तरीके से लोग क्यों कैसे रहेंगे, इस पर उन्होंने काम करते हुए बताया। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए थी और कोलकाता उसका हेडक्वार्टर था, उसके जरिए उन्होंने कुछ भारत के गढ़ने का जिक्र किया। और आईटीआई जो कि रफ़ी अदमी किदवई साहब जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़े हुए थे, इसको क्षेत्र में जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आईटीआई की लगाई तो भी उन्होंने संकेत दिया कि इसके मतलब क्या होंगे। सवाल यह है कि इसके बाद जब आप सफर पर निकलेंगे प्रधानमंत्री दर प्रधानमंत्री, नेहरू राजनीतिक सत्ता जीत कर आए तो सबसे पहले उन्होंने 1952 में भारत पेट्रोलियम ही बनाया, जिसे मौजूदा सरकार बेचने की स्थिति में है, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए है। और इसी देश के एक कैपिटलिस्ट उसे खरीदना चाहते हैं। कल्पना कर रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट की ताकत इस देश की राजनीतिक सत्ता से ज़्यादा बड़ी और बेहतरीन हो गई। यह तो स्थिति हो गई है। लेकिन नेहरू ने अपने दौर में लगभग 33 पीएसयू खड़े किए, पब्लिक सेक्टर खड़े किए। लाल बहादुर शास्त्री ने 6 पब्लिक सेक्टर खड़े किए। उसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है, उसमें ओएनजीसी भी है, उसमें सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी है। इंदिरा गांधी ने पहले टर्म में इमरजेंसी तक 46 पीएसयू खड़े किए और इमरजेंसी के काल में भी उन्होंने कोल इंडिया जो माइनिंग का पूरा क्षेत्र था उसको नेशनलाइज किया। तो उन्होंने सीसीएल बनाया, ईसीएल बनाया, डब्ल्यूसीएल बनाया। लेकिन आज की तारीख में ये सभी घाटे में चले गए हैं। जनता पार्टी के दौर में भी 10 पीएसयू खड़े किए गए। उसमें हिंदुस्तान फर्टिलाइजर भी है और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी। इंदिरा गांधी दोबारा जब सत्ता में लौटी तो 17 पीएसयू और खड़े किए। उसमें ऑयल इंडिया भी उन्होंने खड़ा किया। राजीव गांधी ने भी 16 पीएसयू खड़े किए, जिसमें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 87 जो है, इसको भूलना नहीं चाहिए, 87 में इन्होंने क्रिएट किया था। पीवी नरसिम्हा राव ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म किया और डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू किया उन्होंने ही। लेकिन उन्होंने भी इस देश में 13 पीएसयू खड़े किए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन उन्होंने भी 19 पीएसयू खड़े किए हैं। मनमोहन सिंह ने भी 24 पीएसयू खड़े हैं, लेकिन मौजूदा मोदी सरकार ने एक भी पीएसयू खड़ा नहीं किया। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब यह है कि इस देश के भीतर में जो भी अलग अलग सेक्टर थे, उन सेक्टर की तरफ अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो आज की तारीख में सिर्फ एग्रीकल्चर ही बचा हुआ था जो कि निजी हाथों में नहीं था। आपने इस दौर में रेल को ख़त्म किया, पोर्ट बंदरगाहों को ख़त्म किया, हवाई अड्डों को ख़त्म किया, कम्युनिकेशन को ख़त्म किया, आपने इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया, तमाम पीएसयूज़ को बेचे, आपने न्यूक्लियर सेक्टर ख़त्म किया, आपने डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की चीज़ें स्थिति नाजुक कर दी। ये सारी चीज़ें हैं कि हमसे नहीं चलेगा। तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है?